मेरा नाम हरिप्रसाद शर्मा है। मेरी उम्र 78 साल है और मैंने 50 साल से ज़्यादा समय तक हाथरस में बढ़ई का काम किया। मैंने फर्नीचर, दरवाजे, मंदिर की वेदी और खिलौने बनाए और हमेशा लकड़ी की महक को इत्र से ज़्यादा प्यारा पाया। लेकिन उस शाम जब मेरा बेटा अमित बोला कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, वह मेरे लिए किसी भी चोट से गहरी बात थी। उसने यह वाक्य सहजता से कहा, जैसे कोई साधारण बातचीत हो, और बाकी सब चुप रहे। सीमा, मेरी बहू, ने भी नजरें झुका लीं और केवल मेरी पोती रिया ने मुझे एक पल देखा, मानो कुछ कहना चाहती हो। उस पल मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी थाली में खाना पूरा किया और धीरे से उठकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में मैं सोचता रहा। स्मृतियां बार बार लौट रही थीं। जब अमित बच्चा था और गिरने पर मैं उसे उठाता था, जब मैंने अपने हाथों से रिया का पालना बनाया, जब घर की खालीपन को भरने के लिए मैंने लकड़ी के खिलौने तैयार किए। अब लगता था कि सब पीछे छूट रहा है। मैं अपने घर पहुंचा, दरवाज़ा खोला और बरामदे की कुर्सी पर बैठ गया। कोई आंसू नहीं आए, लेकिन भीतर एक अजीब सा शोर था। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मन में रह जाते हैं और शांत नहीं होने देते। रात भर करवटें बदलते हुए अमित की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही। ये गुस्से की आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा निर्णय था, मानो मैंने धीरे धीरे अपनी जगह खो दी हो। सुबह मैंने बिना चीनी की कॉफ़ी बनाई और खिड़की के पास बैठ गया। ये वही जगह थी जहां मैं पहले उसे देर से लौटते हुए देखता था। आसमान साफ हो रहा था और सड़क पर लोगों की चहल पहल बढ़ रही थी, लेकिन मेरे भीतर एक खामोशी थी। पड़ोस की औरत अपने बेटे को स्कूल छोड़ते हुए गुजरी और मुस्कुराकर हाल पूछा। मैंने बस इतना कहा, ठीक हूं। बच्चों की मासूमियत देखकर मुझे रिया की याद आई। क्या वह मेरे बारे में सोच रही होगी? क्या उसने मुझे याद किया होगा? मैंने पत्र लिखने का सोचा, लेकिन फिर सोचा कि अब समय बदल चुका है, पत्र से शायद कुछ न बदले। मैंने अपने पुराने वर्कशॉप में जाकर धूल से ढके औजार देखे। वहां यादें भरी पड़ी थीं। चर्च की बेंच, अमित की शादी के लिए बनी कुर्सी और रिया का पालना। सब देखकर मन में कड़वाहट नहीं, बल्कि एक हल्की सी कसक जागी। मैंने दिन लकड़ी संभालने और कुछ छोटे टुकड़े काटने में बिताया। यह किसी काम के लिए नहीं, बस दिल को यह एहसास दिलाने के लिए था कि अभी भी मेरे हाथों में हुनर है और कुछ बनाने की क्षमता बाकी है। शाम को कागजात साफ करते हुए मुझे अमित की पुरानी तस्वीर मिली। 12 साल का था, मेले में रुई की मिठाई खाता हुआ और हंसता हुआ। वह मुस्कान अब दूर लग रही थी। मैंने सोचा कि कब बेटा पिता को बोझ समझने लगा। अगले दिन मैं टहलते टहलते रामेश्वर की हार्डवेयर दुकान पहुंचा। वह पुराना दोस्त था। उसने बिना पूछे मुझे बैठाया और जाते समय ताले वाले का नंबर पकड़ा दिया, जैसे उसने मेरे मन की बात पढ़ ली हो। मैं मंदिर भी गया और पीछे बैठकर बस शांति में सोचता रहा। मुझे याद आया कि अगर मेरी पत्नी होती तो शायद बातें अलग होती, लेकिन समय के साथ सब बदल जाता है। घर लौटकर मैंने फिर से काम में हाथ लगाया और एक छोटी लकड़ी की पेटी बनाई। अंदर मैंने पुरानी वसीयत रख दी। यह मेरे लिए एक प्रतीक था कि कुछ दरवाजे बंद होते हैं और नए खुलते हैं। तीसरे दिन मैंने कागजात लेकर अपने पुराने वकील दोस्त से मिलने का फैसला किया। उसने मुझे देखा और समझ गया कि बात गहरी है। मैंने उसे सब बताया और बोला कि अब वसीयत बदलना चाहता हूं। यह गुस्से से नहीं, बल्कि शांत मन से लिया गया निर्णय था। मैंने कहा कि मैं न्याय करना चाहता हूं। उसने सुझाव दिया कि रिया के लिए कुछ अलग रख सकता हूं। मैंने उत्तर दिया कि अभी देखना चाहता हूं कि उसमें अपने दादा का वही स्नेह बाकी है या उसने भी दूरी सीख ली है। घर लौटते समय मैंने चेहरे पर धूप महसूस की। लगा जैसे यह एक संकेत हो कि जीवन केवल खोने का नाम नहीं है, ये नए रास्ते बनाने का नाम भी है। उस दिन मैंने लकड़ी की खुशबू के साथ घंटों बिताए और महसूस किया कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इंसान अपने काम, अपने शौक और अपनी शांति में ताकत पा सकता है। जब उसने अपनी गेंद खो दी, जब उसकी घुटने छिल गए, जब वह परीक्षा में पास नहीं हो पाया, और मैं हमेशा उससे कहता था, अगर तुम इस पर रोते हो तो सोचो जब जिंदगी तुम्हें सचमुच चोट पहुंचाएगी। और अब जिंदगी ने उसे चोट पहुंचाई थी, मुझे नहीं, उसे। क्योंकि मैं मजबूत था, जिंदा था, खड़ा था, मेरा नाम साफ था और मेरे फैसले कलम की नोक पर थे। 2 दिन बाद मैं आधिकारिक तौर पर बदलावों को पंजीकृत करने के लिए नोटरी के पास गया। मैंने नई वसीयत पर हस्ताक्षर किए हुए ले गया। मैं बैंक गया और रिकॉर्ड अपडेट की। मैंने एक प्रतीकात्मक मूल्य और एक अजीब नाम के साथ एक बचत खाता खोला, न्याय के लिए निधि। प्रबंधक ने इसे पढ़कर मुस्कुराया। वह समझा नहीं, मैंने भी समझाया नहीं। यह मेरे लिए बस एक याद दिलाना था कि न्याय छोटा शुरू होता है, लेकिन समय के साथ बढ़ता है। उसी हफ्ते मैं रिया को स्कूल से बाहर निकलते हुए मिला। संयोग से या शायद भाग्य से उसने मुझे दूर से देखा और दौड़ कर आई।
उसने मेरी आंखों में आंसू भरकर मुझे जोर से गले लगाया। मैंने भी उसे गले लगाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने फुसफुसाया, दादाजी, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं पापा की बात से सहमत नहीं थी। मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैंने उसके सिर पर चूमा और जवाब दिया, मुझे पता है मेरी बच्ची, तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। बस मुझे देखो, मैं यहां हूं। यह हफ्तों में मुझे मिला पहला सच्चा आलिंगन था। मुझे लगा कि जैसे मैं और ज्यादा रोना चाहता था, लेकिन खुद को संभाला। मुझे चट्टान बनना था, कम से कम अभी के लिए। मैं पक्के कदमों से घर लौटा। कई दिनों में पहली बार मैं बैठक में गया और सीधा होकर बैठ गया, जैसे कोई मुझे देख रहा हो, क्योंकि शायद कोई सचमुच मुझे देख रहा था। भगवान, शायद, या मेरी पत्नी ऊपर से। मुझे बस एक बात पता थी, जिसे किनारे कर दिया जाता है उसके पास दो रास्ते होते हैं। या तो वह परछाई को स्वीकार कर ले, या वह दीवार बन जाए जहां से रोशनी टकराती है। और मैंने दूसरा रास्ता चुना, जीवन। जब कोई इसे दूसरे नजरिए से देखना सीखता है तो यह उन बारीकियों को दिखाना शुरू कर देता है जो पहले अनदेखी रह जाती थीं। बड़ी घटनाएं नहीं, बल्कि खामोशियां, ठहराव, अधूरी निगाहें, अनकहे शब्द। रिया से मिलने के बाद मेरे अंदर कुछ अलग तरह से व्यवस्थित हो गया। यह खुशी नहीं थी, यह राहत नहीं थी। यह ऐसा था जैसे मेरे शरीर का एक हिस्सा जो हफ्तों से सोया हुआ था, धीरे धीरे जाग गया हो। शायद यह उसे देखने से ज्यादा इसलिए था कि इस बात की पुष्टि हुई कि सब कुछ खराब नहीं हुआ था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसकी दादी की बचपन में थी, और गुस्सा होने पर उसके भौहें सिकोड़ने का वही तरीका था। रिया सचमुच मेरा खून थी, और यह मेरे लिए सिर उठाकर चलने का पर्याप्त कारण था। बदला लेने के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए, जो मैं था, जो मैं हूं। कुछ दिन बिना किसी खबर के बीत गए। अमित फिर से घर नहीं आया। न कोई फोन, न कोई संदेश, कुछ नहीं। मैंने भी कोई कदम नहीं उठाया, न उसके लिए, न सीमा के लिए। जब कोई कुछ उम्मीद करता है तो अनुपस्थिति भारी पड़ती है, लेकिन जब कोई कुछ भी उम्मीद नहीं करता तो चुप्पी आराम बन जाती है। मैं अपनी वर्कशॉप में लगा रहा। हर सुबह मैं पीछे की लाइट जलाता, औजार व्यवस्थित करता और रेतना शुरू कर देता। मैं लकड़ी के छोटे स्टूल, बक्से, चम्मच, फ्रेम बनाता। कुछ मैं जुआन के बेटे की दुकान पर बेचने के लिए छोड़ देता, कुछ पड़ोसियों को उपहार में दे देता। हाथों का काम मेरे दिमाग को व्यवस्थित रखता, और लकड़ी अपनी सुगंध और अपनी महानता के साथ मुझे याद दिलाती थी कि सादगी का अभी भी मूल्य है। एक दोपहर जब मैं एक शेल्फ पर वार्निश कर रहा था, जिसे मैं सामने वाली पड़ोसन को देने वाला था, मैंने एक परिचित आवाज सुनी। ये गेट से या सड़क से नहीं आ रही थी, ये घर के अंदर से थी। ये रिया थी। वह पीछे के रास्ते से अंदर आई थी, जैसे बचपन में जब हम लुका छिपी खेलते थे। दादाजी, उसने चिल्लाया। मैंने ब्रश रख दिया और बाहर आया। मैंने उसे अपनी स्कूल बैग के साथ, जूतों में मिट्टी और आंखों में चमक के साथ वहां देखा। तुम कैसे अंदर आई मेरी बच्ची? मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मैंने मां से अनुमति मांगी। वह मुझे लाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं अकेली आती हूं तो यह मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं आ गई। मैंने उसे कसकर गले लगाया, जैसे शरीर जानता हो कि यह पल जल्द ही दोहराया नहीं जाएगा। हम रसोई में बैठ गए। मैंने उसके लिए गर्म चॉकलेट बनाई, जैसे उसकी दादी बनाती थीं, दालचीनी और गुड़ के एक टुकड़े के साथ। उसने बहुत बातें की। उसने मुझे स्कूल के बारे में, अपनी सबसे अच्छी सहेली के बारे में, एक ड्राइंग के बारे में बताया जो उसने एक मेले में जीती थी। उसने मुझे तस्वीरें दिखाईं। उसने मुझसे लकड़ी के बारे में, उन स्टूलों के बारे में पूछा जो मैं बना रहा था। मैंने उसे सुना और मुझे कोमलता और उदासी का एक अजीब मिश्रण महसूस हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि वह प्यार के लिए वहां थी, लेकिन इसलिए भी क्योंकि उसे लगा कि घर में कुछ गड़बड़ है। पापा पहले से ज्यादा चुप रहते हैं। वह मां से झगड़ते हैं। मैं उन्हें सुनती हूं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसके कप में और चॉकलेट डाल दी। वह नहीं चाहते कि मैं आपसे बात करूं। वह कहते हैं कि आप नाराज हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। आप नाराज नहीं हैं, है ना दादाजी? नहीं मेरी बच्ची, मैं नाराज नहीं हूं। मैं जाग रहा हूं। और इसका क्या मतलब है? कि कोई कई सालों तक सो सकता है बिना यह जाने कि एक दिन कोई उसके कान में चिल्लाता है और वह फिर कभी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता। उसने पूरी तरह से नहीं समझा, लेकिन उसने सिर हिलाया। कभी कभी बच्चे शब्दों से नहीं समझते, लेकिन दिल से समझते हैं। मैंने उसे एक छोटा लकड़ी का बक्सा दिया था, जिसे मैंने हाल ही में बनाया था। उसमें ढक्कन पर एक फूल खुदा हुआ था और अंदर उसका नाम था। यह तुम्हारा है ताकि तुम इसमें जो चाहो रख सको, लेकिन मुझसे एक वादा करो। क्या? कि तुम इसमें कभी ऐसी चीज नहीं रखोगी जो तुम्हें अच्छा ना लगे, और अगर एक दिन तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारे पास इसे खोलने और जो तुम्हें दर्द दे रहा है उसे निकालने की हिम्मत होनी चाहिए।
वह मुस्कुराई, उसने मेरे गाल पर चूमा और दौड़ती हुई चली गई जैसे उसके पैरों में पंख हों। उस रात मैं लिखने बैठा। पत्र नहीं, संदेश नहीं। मैंने अपने लिए एक पुरानी डायरी में लिखा था जिसे मैंने रखा हुआ था। मैंने एक वाक्य से शुरुआत की। जब बेटा पिता को भूल जाता है तो पिता को याद करना पड़ता है कि वह कौन था। मैंने अपने कामों के बारे में लिखा, अपनी बढ़ईगिरी के दिनों के बारे में, अपनी मां के मरने के बाद मैंने अमित को अकेले कैसे पाला। मुझे वह पहला खिलौना याद आया जो मैंने उसे बनाया था, कॉर्क पहियों वाली एक लकड़ी की गाड़ी। मैंने उसे लोहड़ी के दिन दिया था और मुझे याद है कि उसने उसे 1 हफ्ते तक नहीं छोड़ा था। मुझे उसकी किशोरावस्था याद आई, उसकी विद्रोह, जितनी बार उसने मुझे बुरी बातें चिल्लाईं और मैंने सहन किया। कायरता के कारण नहीं, बल्कि जब कोई प्यार करता है तो वह तब तक सहन करता है जब तक वह ऐसा करना बंद नहीं कर देता। वह नोटबुक वाक्यों से, किस्सों से, विचारों से भर गई थी जिन्हें मुझे नहीं पता था कि मैंने अपने अंदर रखा हुआ है। मुझे मजबूत महसूस हुआ, युवा नहीं, नया नहीं, मजबूत, एक पुरानी जड़ जो अब भी जमीन में दफन है, भले ही पेड़ सूख गया हो। कुछ दिनों बाद मुझे एक चिट्ठी मिली। उस पर भेजने वाले का नाम नहीं था, लेकिन मैंने लिखावट पहचान ली। यह सीमा की थी। उसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, बस इतना कि वह रिया को लेकर चिंतित है कि अमित घर पर ज्यादा समय नहीं देता। घर का माहौल खराब है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। मैंने जवाब नहीं दिया। यह मेरी जगह नहीं थी और नहीं थी, लेकिन मैंने चिट्ठी संभाल कर रखी। उसी हफ्ते मैं बैंक गया और एक खाता बंद कर दिया जो मैंने अमित के साथ साझा नाम पर कई साल पहले खुला रखा था। उसमें अब कोई पैसा नहीं था, लेकिन वह अभी भी सक्रिय था। प्रबंधक ने मुझसे पूछा कि क्या मैं इसे किसी और के नाम पर स्थानांतरित करना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं, कुछ चीजों को बदलने के बजाय बंद करना बेहतर होता है। मैंने अपनी वसीयत भी अपडेट की। मैंने फिर से वकील से मुलाकात की। मैंने उनसे एक शर्त जोड़ने को कहा कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है और रिया अभी भी नाबालिग है तो उसे तुरंत धनराशि मिल जाएगी। उसके पिता के हस्तक्षेप के बिना वकील ने मुझे गंभीरता से देखा, सिर हिलाया और उसे लिख दिया। जब मैं वकील के दफ्तर से बाहर निकला तो मैं धीरे धीरे गांव के चौक में चला। मैंने एक जोड़े को हाथ पकड़े देखा, एक दादा को अपने पोते के साथ खेलते हुए, एक महिला को सड़क साफ करते हुए। दुनिया चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है, भले ही कोई सोचे कि वह उस वाक्यांश पर रुक गई है जिसने सब कुछ तोड़ दिया। तुम अब इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। मैं चलता रहा, लेकिन मैं पहले जैसा नहीं था। दिन ज्यादा शांत होने लगे। इसलिए नहीं कि सब कुछ शांतिपूर्ण था, बल्कि इसलिए कि मैंने दूसरों की अशांति के साथ भी शांत रहना सीख लिया था। जब कोई ऐसी चीज का इंतजार करना छोड़ देता है जो कभी नहीं आएगी, तो आत्मा शांत हो जाती है और इंसान अलग तरह से सांस लेना सीखता है। मैं अपनी दिनचर्या में लगा रहा। सुबह जल्दी उठता, कॉफी बनाता, बढ़ई की दुकान पर काम करता, सामने वाले बगीचे की देखभाल करता और कभी कभी उस नोटबुक में लिखता जहां मैंने पहले ही 5-6 पृष्ठ ऐसी सच्चाइयों से भर दिए थे जिनके बारे में मैं पहले सोचने की हिम्मत भी नहीं करता था। रिया फिर कभी नहीं आई, लेकिन वह बगल वाली पड़ोसी के जरिए मुझे छोटे छोटे नोट भेजती थी। चित्रों वाली चिट्ठियां, सूखे फूल, पत्रिकाओं से कटे हुए शब्द, जो मैं तुमसे प्यार करती हूं, मुझे मत भूलना, या तुम मेरी ताकत हो, जैसे वाक्यांश बनाते थे। ये चीजें मुझे सहारा देती थीं। वे मुझे याद दिलाती थीं कि अगर एक पेड़ अपनी एक शाखा खो देता है तब भी वह छाया दे सकता है। अमित इसके विपरीत कोई संकेत नहीं दे रहा था, सीमा भी नहीं। अब खामोशी पहले जैसी नहीं चुभती थी। यह कुछ और था, एक तरह का घाव जिसे इंसान कभी कभी उंगलियों से छूता है ताकि उसे याद रहे कि उसने क्या सीखा है। उस घर में मेरा नाम अब नहीं लिया जाता था। यह मुझे महसूस होता था और मैं इसे स्वीकार करता था। कुछ नाम बातों से मिट जाते हैं, इसलिए नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं होता, बल्कि इसलिए कि उनकी उपस्थिति असहज कर देती है, और मैं अब असहज करने लगा था। एक सुबह जब मैं घर के सामने झाड़ू लगा रहा था, एक आदमी सफेद पिकअप में आया। उसने मेरे गेट के सामने गाड़ी खड़ी की और मजबूत लेकिन विनम्र कदमों से नीचे उतरा। उसने अपना परिचय जूलियन मोरालेस के रूप में दिया और कहा कि वह एक प्रॉपर्टी डीलर की ओर से आया है। हमें पीछे वाली जमीन में दिलचस्पी है जो पीछे की सड़क से लगती है। क्या आप उसके मालिक हैं? मैं अकेला मालिक हूं, मैंने झाड़ू अभी भी हाथ में लिए जवाब दिया। उसने मुझे एक कार्ड दिया। वह उन पॉलिश किए हुए शब्दों में बात कर रहा था जिनका उपयोग वे करते हैं जो दूसरों की जमीनों के बारे में बातचीत करने के आदी होते हैं। हम एक औपचारिक प्रस्ताव देना चाहते हैं। हमारे पास निवेशक हैं जो यहां एक आवासीय परिसर विकसित करने में रुचि रखते हैं। यह क्षेत्र अगले कुछ सालों में बहुत विकसित होगा।
आपकी ज़मीन परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने उसे शांति से देखा। मैं जानता था कि उस ज़मीन का मूल्य था, न केवल आर्थिक बल्कि प्रतीकात्मक भी। यह ज़मीन का वह टुकड़ा था जिसे मैंने 30 साल से भी पहले खरीदा था, जब मैं बमुश्किल खाने के लिए कमा पाता था। मैंने इसे अपने हाथों से साफ किया था, पेड़ लगाए थे, एक बाड़ लगाई थी, और भले ही मैंने कभी उस पर कुछ नहीं बनाया, मैंने उसकी देखभाल ऐसे की जैसे वह मेरा ही हिस्सा हो। मैंने जूलियन से कहा कि मैं इस बारे में सोचूंगा, कि मैं तुरंत जवाब नहीं दूंगा। उसने सिर हिलाया, मुझे प्रारंभिक प्रस्ताव के साथ कुछ कागजात दिए और चला गया। जैसे ही मैंने गेट बंद किया, मुझे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। यह प्रस्ताव अचानक नहीं आया था, यह बहुत विशिष्ट था, बहुत सामयिक था। मैंने कागजात पूरी तरह से पढ़े बिना रख दिए। मैं बरामदे की कुर्सी पर बैठ गया और बगल में छाया देने वाले पेड़ के पत्तों को देखता रहा। मैंने जड़ों के बारे में सोचा, अदृश्य चीजों के बारे में, हर उस चीज के बारे में जो इंसान बनाता है और कोई नहीं देखता। अगले दिन मैं कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार गया और वहीं हार्डवेयर की दुकान से बाहर निकलते ही मैंने उसे देखा। अमित एक कोने में फोन पर बात कर रहा था। उसने मुझे नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज मुझ तक पहुंची। हाँ, उन्होंने उससे संपर्क कर लिया है। उसके पास घर पर कागजात हैं। उम्मीद है कि वह बिना किसी समस्या के उस पर हस्ताक्षर कर देगा। यह तो बस समय की बात है। मुझे और सुनने की जरूरत नहीं थी। मैं मुड़ा और दूसरी सड़क से चला गया। मेरे हर कदम ने उस बात की पुष्टि की जो मैं पहले से जानता था। यह प्रस्ताव निवेशकों या प्रमोटरों की ओर से नहीं आया था, यह मेरे अपने बेटे की ओर से आया था। औपचारिकता का एक और ढोंग, बिना आक्रामकता के मुझे हटाने का एक और प्रयास, जैसे कि उसकी दूरी पर्याप्त नहीं थी। अब वह मेरी जड़ों को भी चाहता था। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया, गुस्से से नहीं बल्कि निराशा से। मुझे यह स्वीकार करना मुश्किल था कि कोई जिसे मैंने एक दिन अपनी बाहों में उठाया था, अब मुझे पीछे से धकेलने की कोशिश कर रहा था। उसे और क्या चाहिए था? उसे और क्या जरूरत थी? मैंने उसे अपना जीवन दिया, अपना समय दिया, मेरी ऊर्जा, मेरा प्यार, और फिर भी वह उसके लिए काफी नहीं था। या शायद इससे भी बदतर, शायद उसे कभी परवाह नहीं थी। मैं सूरज उगने से पहले उठा, दुकान खोली, देवदार की एक तख्ती उठाई जिसे मैंने कुछ खास के लिए बचा कर रखा था। उसे 3 हिस्सों में काटा। एक पर स्मृति शब्द उकेरा, दूसरे पर गरिमा और आखिरी पर मौन। यह कला नहीं थी, यह गवाही थी। मैंने उन्हें शेल्फ पर एक पंक्ति में रखा। मैंने उन्हें कुछ मिनटों तक देखा, यह जाने बिना कि क्या कोई उन्हें कभी समझेगा। मैंने दिन घर पर बिताया, सोचता रहा, हिसाब लगाता रहा, समय का अनुमान लगाता रहा। अगर मैं जमीन बेच देता तो मेरे पास अंत तक शांति से रहने के लिए पर्याप्त पैसा होता। मैं यात्रा भी कर सकता था, अन्य गांवों को जान सकता था, अलीगढ़ में अपनी एक चचेरी बहन से मिल सकता था। लेकिन मुझे यह भी पता था कि यह पैसे का सवाल नहीं था, यह निर्णय का सवाल था, सीमाओं का। जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया था उसे और न देने का सवाल था। 3 दिन बाद अमित वापस आया, इस बार एक व्यापक मुस्कान और एक नई अधिक उदार प्रस्ताव के साथ। मैंने उसे अंदर आने को कहा। हम आंगन की मेज पर बैठे, मैंने कॉफी परोसी। मैंने उसकी आंखों में देखा और सीधे पूछा, क्या आप मेरे बेटे को जानते हैं? वह असहज हो गया। माफ कीजिएगा, क्या आप हरिप्रसाद शर्मा को जानते हैं? वह एक मुनीम है, वह यहां से 7 गलियों की दूरी पर रहता है। आप उसे जानते हैं या नहीं? अमित हिचकिचाया। हां, मैं उसे जानता हूं, उसने मुझे जमीन के बारे में बताया था। मैंने सोचा था कि आपको पहले से ही पता होगा। अब मुझे पता है, मैंने बिना गुस्से के लेकिन स्पष्टता के साथ जवाब दिया। मैं खड़ा हो गया। मैंने उसे सारे कागज वापस कर दिए। मैं अभी या बाद में नहीं बेचता, अमित को यह बता देना, और अगर वह आपकी जगह किसी और को भेजता है तो जवाब वही होगा। अमित समझ गया। वह बिना जल्दबाजी के चला गया, लेकिन बिना आशा के। मैं हाथ में गर्म कॉफी का कप लिए वहीं खड़ा रहा। मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए बंद हो गया था। यह एक दरवाजा नहीं था, यह एक चक्र था। उस शाम मैं फिर से लिखने बैठा, अपने लिए नहीं, इस बार रिया के लिए। एक साधारण सच्ची चिट्ठी जिसमें मैंने उसे बताया कि मेरे घर में हमेशा उसके लिए जगह होगी, भले ही उसके पिता के लिए अब न हो। कि खून चुना नहीं जाता, लेकिन गरिमा चुनी जाती है, और जब कोई दूसरे को अपनी आवाज चुराने देता है तो वह शब्दों से कहीं ज्यादा खो देता है। मैंने चिट्ठी एक लिफाफे में रखी। मैंने उसे पड़ोसी के पास छोड़ दिया, जैसा कि वह अक्सर करती थी। मुझे जवाब की उम्मीद नहीं थी।
मैं बस चाहती थी कि वह जाने समझे देखे कि उसका दादा अभी भी बूढ़ा, अभी भी थका हुआ, अभी भी घायल, अभी भी नहीं कहने की हिम्मत रखता था। और कभी कभी बेटा, नहीं कहना आत्मसम्मान का सबसे ऊंचा रूप है। उस प्रॉपर्टी डीलर की आखिरी मुलाकात के बाद मेरे घर में फिर से शांति आ गई, लेकिन ये एक अलग तरह की शांति थी। ये इस्तीफा देने वाली खामोशी की नहीं थी, बल्कि उसकी थी जिसे अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं थी। उसी रात जब मैं सोने गया तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो मैंने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। हल्कापन, शरीर में नहीं बल्कि चेतना में, जैसे कि आखिरकार मैंने पत्थरों का एक बोरा उतार दिया हो जिसे मैं जाने कितने समय से ढो रहा था। फोन नहीं बजा, किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, लेकिन हवा कुछ और थी। मैं सूरज उगने से पहले उठा, तेज कॉफी बनाई और आंगन में चला गया। पौधे हरे थे, फाटक की सूखी तख्तें हवा में चरमर्रा रही थीं और गौरैया उन टुकड़ों के लिए झगड़ रही थीं जो मैं अक्सर उन्हें कुएं के पास छोड़ देता था। सब कुछ अपनी जगह पर था, सब कुछ सिवाय अमित की याद के। वह अभी भी एक ऐसी जगह घेरे हुए था जिसके बारे में मैंने अभी तक तय नहीं किया था कि उसे पूरी तरह खाली कर दूं या चेतावनी के रूप में बनाए रखूं। उस दिन मैंने सामान्य से अधिक काम किया। मैंने 3 बेंच, एक फोटो फ्रेम और एक शेल्फ खत्म की। मैंने हर किनारे को इस तरह से रेत दिया जैसे हर टुकड़ा एक ढीला विचार हो जिसे पॉलिश करने की जरूरत थी। लकड़ी के साथ काम ने मुझे हमेशा सिखाया कि अगर उसे सही समय और व्यवहार दिया जाए तो देहाती भी सुंदर हो सकता है। शायद यही अमित के साथ गलत हुआ था। मैंने उसे समय दिया, लेकिन मैंने उसे सीमाएं नहीं दी। शाम को जब मैं दुकान बंद कर रहा था तो मैंने सड़क पर पास आते हुए कदमों की आवाज सुनी। वे जल्दबाजी में नहीं थे, लेकिन वे किसी शांत व्यक्ति के भी नहीं थे। मैंने फाटक खोला और उसे देखा। यह वह था, अमित, अकेला, कठोर चेहरे के साथ, तनावपूर्ण, जैसे कि उसे अभी भी यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि मैं अभी भी खड़ा था। पिताजी, क्या हम बात कर सकते हैं? उसने बिना सिर उठाए कहा। बात करना वही नहीं है जो कोई चाहता है कि दूसरा सुने, मैंने जवाब दिया। वह चुपचाप खड़ा रहा। उसे नहीं पता था कि अंदर आए या वहीं रहे। मैं लड़ने नहीं आया हूं, मैं बस चाहता हूं कि आप मुझे सुने। मैंने पहले ही सुन लिया है कि तुम्हें क्या कहना था। उस दिन तुम्हारी मेज के सामने, तुम्हारे परिवार के सामने, तुमने साफ कर दिया था कि मैं तुम्हारे लिए कौन था। मैं गलत था। नहीं बेटे, तुमने एक फैसला लिया और हर फैसले की तरह इसके भी परिणाम होते हैं। चुप्पी, वही चुप्पी जो उसने हफ्तों पहले मुझे दी थी। लेकिन अब हमारे बीच खड़ा, बिना कुर्सी के, बिना मेज के, बिना परिवार के। जमीन का प्रस्ताव तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था। यह तुम्हारी मदद करने का एक तरीका था, ताकि तुम्हारे पास कुछ और सुरक्षित हो, ताकि तुम बेहतर जीवन जी सको। झूठ मत बोलो अमित। जो पहले से कड़वा है उसे मीठा मत बनाओ। तुमने अपनी महत्वाकांक्षा को सद्भावना का रूप देना चाहा, और सबसे बुरा, तुमने सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा। मैं कसम खाता हूं कि यह बुरे इरादे से नहीं था, और अब तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। वह भी अच्छे इरादे से था। फिर से चुप्पी, लेकिन इस बार अमित ने लार निगली। मैंने उसे देखा। वह वही हरकत थी जो वह तब करता है जब वह जानता है कि उसने गड़बड़ कर दी है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। वह अचानक बोला, मैं अपने लिए नहीं आया। मैं इसलिए आया क्योंकि रिया तुम्हारे बारे में बात करना बंद नहीं कर रही है। वह रो रही है, वह खाना नहीं खा रही है, उसे तुम्हारी याद आती है। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या करना है। वह मुझे दोषी ठहराती है, वह मुझे नफरत से देखती है। तो अब मैं किसी चीज का हिस्सा हूं, है ना? अपराध का, परिणाम का। उसकी आंखें नम हो गईं। मुझे नहीं पता कि दुख, शर्म या क्रोध से, लेकिन मैंने उसे दिलासा नहीं दिया। इस समय तक मैं उसका आश्रय नहीं था, मैं उसका दर्पण था। पापा, मैं अकेला नहीं पला बढ़ा। तुमने मुझे पाला, तुमने मुझे सब कुछ दिया, मैं जानता हूं, लेकिन तुम कभी कभी कठोर, दुर्गम भी थे। तुम ज्यादा नहीं बोलते थे और मैं तुम्हारी खामोशी को अपने विचारों से भरता रहा। मैं कभी परफेक्ट नहीं था और न ही बनना चाहता था। मैं जो कुछ था वही कर पाया। लेकिन तुम्हें कभी भोजन, बिस्तर, सहारा या सम्मान की कमी नहीं हुई। मैंने कभी तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए नहीं डांटा। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरा हिस्सा नहीं हो। मैं जानता हूं यह दर्दनाक है, लेकिन मैं जानता हूं। मैं रेलिंग पर झुक गया। मुझ में खड़े रहने की ताकत नहीं थी, शारीरिक थकान के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि जब कोई अपने ही बेटे को आखिरकार कुछ स्वीकार करते हुए देखता है तो शरीर ढीला पड़ जाता है। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, उसने आखिर में कहा। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या मैं कुछ ठीक कर सकता हूं। मुझसे नहीं, रिया से। उसे तुम्हारी जरूरत है, तो रिया को ले आओ।
लेकिन तुम अंदर मत आना। ये घर आने जाने वालों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो रहना जानते हैं। उसने सिर हिलाया, सिर झुकाया और चला गया। मैं वापस अंदर आया, दरवाज़ा बंद किया, अपने लिए एक और कप कॉफ़ी बनाई और लिखने बैठ गया। इस बार नोटबुक में नहीं, एक अलग कागज़ पर एक पत्र, लेकिन अमित के लिए नहीं, मेरे लिए। यह याद दिलाने के लिए कि माफ़ करना उसी जगह वापस लौटना नहीं है। यह पहचानना है कि कोई दूसरे के जहर का बोझ उठाए बिना आगे बढ़ सकता है, लेकिन यह दरवाज़ा फिर से खोलने के लिए मजबूर नहीं करता। 3 दिन बाद रिया आ गई, इस बार सीमा के साथ। मैंने उन्हें गैलरी में रिसीव किया। सीमा ने मुझे सम्मान से देखा, अपराध बोध से नहीं, केवल सम्मान से। उसने कहा कि वह नहीं रुकेगी, वह सिर्फ बच्ची को लाने आई थी और अगर मेरे लिए ठीक था तो वह बाद में उसे लेने आएगी। मैंने सिर हिलाया। रिया ने मुझे ऐसे गले लगाया जैसे समय बीता ही ना हो। उसने मुझे चित्रों, पत्रों, कहानियों से भर दिया। उसने मुझे तस्वीरें दिखाईं, एक पौधे के बारे में बात की जिसकी वह देखभाल कर रही थी और मुझसे पूछा कि उसे एक डिब्बा कैसे बनाना सिखाऊं जैसा मैं बनाता था। हम काम पर लग गए। वह रेती थी, मैं नापता था। वह वार्निश करती थी, मैं उसे गाइड करता था। और उस संयुक्त काम में बिना जाने हमने उस बंधन को फिर से बुना जिसे उसके पिता ने तोड़ना चाहा था। जब वह डिब्बे का तल ठोक रही थी, उसने मुझसे पूछा, क्या आप पापा से बात करने हाथरस वापस जाएंगे? मुझे नहीं पता बेटी, शायद, लेकिन इसलिए नहीं कि वह मांगे, बल्कि अगर मुझे इसकी जरूरत होगी। वह दुखी है, वह तुम्हें दूर से देखता है, कभी कभी वह चुपचाप तुम्हारे घर को देखता रहता है। यह कुछ ऐसा है जिसे उसे सहना है। मैं पहले ही काफी सह चुका हूं। और क्या मैं आज रात आपके साथ रह सकती हूं? बेशक। हमने रात का खाना तैयार किया, चिकन करी और रोटी खाई। वह मेहमानों के बिस्तर पर सोई, वहीं जिस पर अमित बचपन में सोता था। मुझे सोने में मुश्किल हुई, लेकिन इस बार दर्द के कारण नहीं, बल्कि कोमलता के कारण। अगली सुबह जब सीमा उसे लेने आई तो रिया भागकर छिप गई। वह जाना नहीं चाहती थी। मुझे उसे समझाना पड़ा कि वह जल्द ही वापस आएगी। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे खरात का उपयोग करना सिखाऊंगा, उसकी पहली बेंच बनाना सिखाऊंगा, लकड़ी पर उसका नाम खोदना सिखाऊंगा। सीमा कुछ मिनट और रुकी। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, उसे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। उसे अब इसकी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है और मैं उसे और अमित के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं। हालांकि वह अभी तक यह कहना नहीं जानता। मैंने सिर हिलाया। और बात करने की जरूरत नहीं थी। मैंने उन्हें कच्ची सड़क पर दूर जाते देखा। सूरज आसमान में चमक रहा था और मैं अपने घर के दरवाजे पर हाथों में लकड़ी के बुरादे की गंध के साथ जानता था कि दर्द का अंत होता है, लेकिन गरिमा कभी नहीं हारती। रिया के साथ दिनचर्या बन गई। वह हर शनिवार सुबह अपने बैग और एक मुस्कान के साथ आती थी जिसमें कोई शिकायत नहीं होती थी। वह वर्कशॉप में ऐसे बैठ जाती थी जैसे वह उसका छोटा सा राज्य हो, और लकड़ी कीलों और लकड़ी के बुरादे के बीच हम कुछ ऐसा बना रहे थे जिसका कोई नाम नहीं था, लेकिन जिसका अर्थ था। मैंने उसे धैर्य से रेती का उपयोग करना सिखाया, सटीकता से नापना सिखाया, किसी भी ऐसी चीज में जल्दबाजी न करना सिखाया जो टिकाऊ हो। वह सुनती थी जैसे मेरा हर शब्द किसी प्राचीन विरासत में मिले रहस्य का हिस्सा हो। कभी कभी हम जीवन के बारे में बात करते थे, कभी कभी हम कुछ नहीं कहते थे, और हमारे बीच की वह चुप्पी दूसरी वाली से अलग थी। वह उपेक्षा की नहीं बल्कि आराम की थी, उन लोगों की जो बिना सब कुछ समझाए एक दूसरे को समझते हैं। वह मुझे ऐसे देखती थी जैसे मैं अभी भी मजबूत हूं, जैसे झुकने पर मेरे घुटनों में दर्द नहीं होता या तख्ते उठाते समय मेरे कंधों में दर्द नहीं होता। और एक तरह से जब वह थी तो मुझे कुछ भी दर्द नहीं होता था। सीमा उसे समय पर लाती थी और कभी कभी कॉफी पीने के लिए रुक जाती थी। वह अमित के बारे में कम बात करती थी। मैंने नहीं पूछा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बताता था कि वह भी अपनी निराशाओं से जूझ रही थी, पर गरिमा के साथ। वह एक दृढ़ महिला थी और उसकी खामोशी मेरी खामोशी से अलग थी। उसकी खामोशी समझदारी की थी, मेरी फैसले की। एक शाम जब रिया अपनी पहली अलमारी पर वार्निश कर रही थी, सीमा ने मुझे एक चिट्ठी दी। उसने मुझे हाथ में नहीं दी, बल्कि मेज पर खाली प्याले के पास रख दी। उसने हल्की मुस्कान के साथ अलविदा कहा और चली गई। मैंने उसे तुरंत नहीं खोला। मैंने रात होने तक रिया के सोने का इंतजार किया। चिट्ठी संक्षिप्त थी। उसमें लिखा था कि अमित पिछले कुछ हफ्तों में बदल गया था, कि वह अब गर्व से नहीं बल्कि एक तरह के दुख और बेचैनी के मिश्रण के साथ बात करता था, कि वह काम से जल्दी जाने लगा था, घर पर कम बात करता था और कभी कभी उसे खाने के कमरे की खिड़की से मेरे घर की दिशा में देखते हुए पाया जाता था।
मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, सीमा ने लिखा, लेकिन मुझे पता है कि वह अपने शब्दों का बोझ महसूस कर रहा है। वह किसी को नहीं बताता, वह इसे स्वीकार नहीं करता, लेकिन वह इसे ढो रहा है। और यह तो कुछ है। मैंने चिट्ठी को सावधानी से मोड़ा और उसे एक डिब्बे में रख दिया जहां मेरे पास अन्य चीजें थीं जो मैं किसी को नहीं दिखाता था। पुरानी तस्वीरें, अखबारों की कटिंग जिसमें मेरा एक बार लिया गया इंटरव्यू था, और मेरी दिवंगत पत्नी द्वारा मेरे शुरुआती अक्षरों से कढ़ाई की गई एक रुमाल। मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जो टूट गया था वह टूट गया था और मैं अब पैच लगाने वाला आदमी नहीं था। एक रविवार सुबह जब मैं घर के सामने झाड़ू लगा रहा था, मैंने अमित को सड़क के दूसरी तरफ अकेले चलते देखा। उसके पास कोई कागज, न कोई थैला, न घमंड का कोई भाव था। बस हाथ जेब में थे और कंधे झुके हुए थे। उसने मुझे दूर से देखा। इस बार भी उसने सिर नहीं झुकाया और न ही मुस्कुराया। उसने मुझे बस उन आंखों से देखा जो कभी सब कुछ समेटना चाहती थीं, अब खाली थीं। मैंने भी उसे देखा, कुछ नहीं कहा। मैंने सड़क पार नहीं की, बस झाड़ू लगाता रहा और वह चलता रहा। यह छवि पूरे दोपहर मेरे साथ रही, दुख के कारण नहीं बल्कि निश्चितता के कारण। निश्चितता की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप आमने सामने देखते हैं लेकिन अब छू नहीं सकते। जैसे टूटा हुआ शीशा, प्रतिबिंब तो दिखता है लेकिन जो था उसे फिर से नहीं बनाया जा सकता। रिया इसके विपरीत दिन ब दिन करीब आ रही थी। वह मुझसे ज्यादा देर रुकने, ज्यादा चीजें सीखने, हमारे द्वारा किए गए छोटे मोटे काम घर ले जाने के लिए कहती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वह महत्वपूर्ण चीजें रखने के लिए एक बड़ा बक्सा बनाना चाहती है। मैंने पूछा, कौन सी चीजें? उसने कहा, ऐसी चीजें जो मुझे याद दिलाएं कि मैं कौन हूं जब मैं खोया हुआ महसूस करती हूं। मैं चुप रहा क्योंकि मैं समझ गया कि अपनी कम उम्र के बावजूद उसने जरूरत से ज्यादा देखा था। वह अब टूटन और लंगर को भी समझती थी। हमने उस परियोजना को ऐसे शुरू किया जैसे वह सबसे महत्वपूर्ण हो। उसने डिजाइन बनाया, मैंने टुकड़े काटे। हमने 3 दिनों तक एक साथ सैंडिंग की। मैंने उसे प्रेस का उपयोग करना सिखाया, बिना लकड़ी की धार को तोड़े हथौड़ा चलाना, कब्जे ठीक से लगाना। जब हमने काम पूरा कर लिया तो मैंने ढक्कन के नीचे एक वाक्य उकेरा, जो कुछ भी तुम यहां रखो वह तुम्हें तुम्हारे मूल्य की याद दिलाए। उसने उसे जोर से पढ़ा और मुझे गले लगा लिया। उसने मुझसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा, उसने धन्यवाद नहीं कहा, बस मुझे गले लगा लिया। एक शाम डाकिया ने एक आधिकारिक मुहर वाला लिफाफा छोड़ा। मैंने उसे सावधानी से खोला। यह एक न्यायिक समन था। अमित ने मेरी आंशिक अक्षमता घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, यह आरोप लगाते हुए कि मैं अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने की स्थिति में नहीं था। मैं हंसा, उपहास से नहीं, अविश्वास से। इन सब के बाद भी उसके पास वह चिट्ठी अब भी बची थी, नियंत्रण की वह जरूरत, चिंता के भेष में छिपा वह अहंकार। मैं सीधे संजय के कार्यालय गया। मैंने उसे दस्तावेज दिखाया। उसने उसे धैर्य से पढ़ा। उसने मुझे तिरछी निगाहों से देखा, जैसे कोई ऐसी आंधी को देखता है जिसे वह पहले से जानता हो। क्या तुम जवाब दोगे? उसने पूछा। मैं हमेशा की तरह तथ्यों से जवाब दूंगा, चीख पुकार से नहीं। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे संभालूं? हां, लेकिन बिना किसी मोड़ के। अगर यह मामला अदालत में जाता है तो सब कुछ पता चलना चाहिए। मुझे डर नहीं है, मेरा इतिहास है। और तुम्हारे पास गरिमा है, हरिप्रसाद। वह किसी अदालत में नहीं निपटाई जाती। मैंने कागजों पर हस्ताक्षर किए, सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां सौंपी और एक ऐसी शांति के साथ घर लौट आया जो मुझे खुद भी हैरान कर रही थी। अमित का प्रयास इतना बेतुका था कि गुस्से से ज्यादा इसने मुझ में दुख और दूरी का मिश्रण पैदा किया। अब मैं उसे बेटा महसूस नहीं कर रहा था, मैं उसे कुछ और महसूस कर रहा था। कोई ऐसा जो मुझसे निकला था, हां, लेकिन जिसने दूसरा रास्ता चुना था, एक ऐसा रास्ता जहां मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। उस रात मैंने एक नोट लिखा और उसे कार्यशाला की दीवार पर चिपका दिया, ठीक काम के बेंच के ऊपर। मेरी आवाज लकड़ी की है, दृढ़, शांत, लेकिन कभी गूंगी नहीं। मैं झुकता नहीं, मैं बिकता नहीं, मैं भूलता नहीं। रिया झगड़े से अनजान आती रही। मैंने उसे समन के बारे में नहीं बताया, कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे बड़ों की परेशानियों का बोझ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने उसे अपना बक्सा पूरा करना सिखाने तक ही सीमित रखा। स्केल पर माप पढ़ना, सीधा कील ठोकना, हर चीज अपने समय पर। 1 हफ्ते बाद मुझे अदालत से एक चिट्ठी मिली। अमित ने बिना किसी स्पष्टीकरण, बिना किसी माफी, बिना किसी शब्द के मुकदमा वापस ले लिया था। संजय ने मुझे इसकी पुष्टि करने के लिए बुलाया और अब पूछा। अब मैं सैंडिंग करता रहूंगा, क्योंकि आखिर में धूल अपने आप चली जाती है जब आदमी काम करता रहता है। अमित द्वारा मुकदमा वापस लेने के बाद मुझे उसके बारे में फिर कभी कुछ नहीं पता चला। न
एक भी शब्द नहीं, एक भी संदेश नहीं, फाटक के पास एक भी परछाई नहीं। मुझे लगा कि उसने इसे पछतावे से नहीं, बल्कि शर्म या शायद किसी के रोकने पर हटाया होगा। शायद सीमा ने, शायद रिया ने, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी कि किसने। महत्वपूर्ण यह था कि उसने ऐसा किया था कि पहली बार उसने रोक लगाई थी। भले ही देर हो चुकी थी, भले ही उसने यह नहीं बताया कि क्यों मैंने जश्न नहीं मनाया, मुझे विजेता महसूस नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई जीत नहीं होती। कोई नहीं जीतता जब एक बेटा आपको उन थोड़ी सी चीज़ों से वंचित करने की कोशिश करता है जिन्हें आपने अपने हाथों से बनाया है। आप केवल अपनी पीठ सीधी करके, अपने नाम को साफ रखकर, अपनी जड़ों को मजबूत रखकर जीवित रहते हैं। मैं कार्यशाला में ऐसे लौटा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं बेंच, बक्से और अलमारियां बनाता रहा। कुछ बेचता था, कुछ मुफ्त में देता था। एक खास बेंच मैंने रिया के स्कूल के लिए बनाई थी। एक खड़ी पुस्तकालय जिसमें किताबें सामने के कवर से दिखाई जाती हैं ताकि बच्चे पहले चित्र देखें, न कि रीढ़। उसने मुझसे मुस्कुराते हुए यह मांगा था जिसे मैं मना नहीं कर सका। जब हम उसे एक साथ ले गए तो दूसरे बच्चों ने ताली बजाई और प्रधानाध्यापिका ने आदर से मुझसे हाथ मिलाया। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, मैं कभी नहीं कहता, लेकिन अंदर से इस हाव भाव ने मुझे ऐसे सहारा दिया जैसे मुझे अंदर से गले लगाया गया हो। उस शाम घर आकर मैं दीर्घा में हाथ में कॉफी का कप लिए बैठा था और कुछ ऐसा सोच रहा था जो मुझे शांति नहीं दे रहा था। इंसान को किस हद तक माफ करना पड़ता है? द्वेष को छोड़ने और जिसने मुझे बाहर धकेलने के लिए हर संभव प्रयास किया, उसे फिर से दरवाजा खोलने के बीच की रेखा कहाँ है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे बस इतना यकीन था कि माफ करना भूलना या ऐसा व्यवहार करना नहीं है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माफ करना, अगर मैं कभी ऐसा करूंगा तो मुझे वहीं से करना होगा जहां मैं हूं, करीब आने के लिए नहीं, बल्कि और बोझ न ढोने के लिए। और फिलहाल वह दिन नहीं आया था। रिया अब औजारों का स्वाभाविक रूप से उपयोग करती थी। मैंने उसे सटीक रूप से छेनी का उपयोग करना सिखाया, ध्वनि से लकड़ी के प्रकार की पहचान करना सिखाया, यह समझना सिखाया कि लकड़ी हमेशा आज्ञा का पालन नहीं करती, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलती। जब मैं ये वाक्यांश कहता था तो वह हंसती थी। वह कहती थी कि मैं एक बूढ़े समझदार कहानीकार की तरह बात करता हूं। मैं जवाब देता था कि कहानियों में कई लोगों से ज्यादा सच्चाई होती है। सीमा हर थोड़े समय में आती थी, हमेशा आदर के साथ, कभी रोटी के साथ, कभी अपनी माँ के बगीचे के फूलों के साथ। उसने कभी अमित का जिक्र नहीं किया, मैंने भी कभी नहीं पूछा। हम दो वयस्क थे जो एक खालीपन से वाकिफ थे, लेकिन एक सीमा से भी। वह उस रेखा को पार नहीं करती थी और मैं उसके लिए उसका सम्मान करता था। एक रात रिया के सोफे पर सो जाने के बाद सीमा रसोई की मेज पर आई और मुझसे बोली, मुझे नहीं पता कि आप उसे कभी माफ कर पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं चाहती थी कि आप कुछ जानें। मैंने उसे देखे बिना सिर हिलाया। जब उसने मुकदमा वापस लिया तो वह रोया। मैंने उसे इतनी बार ऐसा नहीं देखा। यह गुस्सा नहीं था, डर था। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि उसने कब अपना हाथ खो दिया, कि उसने गर्व से शुरू किया और खालीपन महसूस करके समाप्त हुआ। मैं चुप रहा। मुझे पता है कि यह उसे उचित नहीं ठहराता, लेकिन शायद यह थोड़ा समझाता है। मुझे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है सीमा, मुझे बस इतना चाहिए कि वह वापस ना आए, बस इतना ही। उसने अपनी नजरें नीचे की, खाली कप लिया और उसे सिंक में ले गई। उसे स्वीकार करने के लिए, उसे सिखाने के लिए, उसे यह भी आपसे छीनने न देने के लिए धन्यवाद। वह कभी नहीं कर सका। एक हफ्ते बाद मुझे एक रजिस्टर्ड पत्र मिला। इस बार यह किसी अदालत या बैंक से नहीं था, यह नगर पालिका से था। एक बढ़ई के रूप में मेरे करियर और स्कूल को किए गए दान के लिए एक प्रतिष्ठित नागरिक के रूप में एक सम्मान प्राप्त करने का एक औपचारिक निमंत्रण। उन्होंने कहा कि वे मुझे शहर की वर्षगांठ समारोह में सम्मानित करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता था कि क्या सोचना है। मैं सम्मान का व्यक्ति नहीं हूं। मैंने कभी पदक के लिए काम नहीं किया, लेकिन मेरे अंदर कुछ ने एक प्रकार की मरम्मत महसूस की। इसलिए नहीं कि मुझे मान्यता की आवश्यकता थी, बल्कि इसलिए कि यह लंबे समय में पहली बार था कि किसी ने मुझे सार्वजनिक रूप से धन्यवाद कहा था। रिया ने मुझसे ज्यादा इसका जश्न मनाया। उसने कहा कि वह समारोह में एक पाठ पढ़ेगी कि उसकी शिक्षिका ने उसे इसकी अनुमति दी थी। सीमा ने उसे लिखने में मदद की। मैंने कार्यक्रम से पहले कुछ भी नहीं देखा। मुझे बस इतना पता था कि यह एक आश्चर्य होगा। वह दिन आ गया। मैंने अपनी सबसे अच्छी कमीज, नीले लिनन की कमीज पहनी। मैंने अपने बालों को पानी से कंघी की जैसे मैं युवा होने पर करता था, और नगर पालिका के हॉल की दूसरी पंक्ति में बैठ गया, जहां मैं कभी नायक के रूप में नहीं था। पड़ोसी, शिक्षक, बच्चे, अधिकारी थे, और सबके बीच अमित पीछे बैठा, अकेला, किसी को देखे बिना। मैंने उसे आते ही देख लिया,
लेकिन मैंने प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं बैठ गया और सिर नहीं घुमाया। समारोह सरल था। उन्होंने मेरे करियर, मेरे काम, मेरे दान के बारे में बात की। उन्होंने मुझे एक नक्काशीदार लकड़ी की पट्टिका दी। विडंबना यह है कि खराब नक्काशीदार, और मुझसे कुछ शब्द कहने के लिए कहा। मैंने माइक्रोफोन लिया, गहरी सांस ली और कहा, धन्यवाद। पट्टिका के लिए नहीं, बल्कि देखने के लिए, क्योंकि कभी कभी जो लोग हाथों से काम करते हैं वे अदृश्य रह जाते हैं और किसी को चमकने की आवश्यकता नहीं होती, बस देखा जाना चाहिए और कुछ नहीं। मैंने माइक्रोफोन रखा और अपनी कुर्सी पर वापस आ गया। फिर रिया को बुलाया गया। वह अपनी सफ़ेद पोशाक और बंधे हुए बालों के साथ ऊपर आई। उसने एक मुड़ा हुआ कागज़ निकाला और पढ़ा। यह मेरे दादाजी हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया कि लकड़ी हार नहीं मानती, कि चुप्पी भी बोलती है, कि कोई बिना चिल्लाए भी दृढ़ हो सकता है। मैं उनकी तरह बड़ा होना चाहती हूँ, ऐसे हाथों से जो बनाते हैं, उन शब्दों के साथ जो आहत नहीं करते, और उन आंखों के साथ जो किसी के सामने नहीं झुकती। मुझे किताबों से ज़्यादा सिखाने के लिए धन्यवाद। मेरे लिए हमेशा मेरी जड़ बने रहने के लिए धन्यवाद। भले ही कुछ लोगों ने चाहा हो कि तुम मेरा हिस्सा ना रहो। हॉल में तालियां बजीं। मैं हिला नहीं। नम आंखों और दृढ़ आत्मा के साथ जमीन देखता रहा। मुझे पीछे देखने या स्वीकृति पाने की जरूरत नहीं थी। मुझे जो कुछ चाहिए था वह उस बच्ची में था जो मंच से मुझे पूरे दिल से देख रही थी। कार्यक्रम के अंत में लोग पास आए। पड़ोसी, पुराने ग्राहक, शिक्षक, यहां तक कि बच्चे भी जो मुझे मुश्किल से जानते थे। सभी ने ईमानदारी से हाव भाव दिखाए। अमित पास नहीं आया, वह पहले ही चला गया था। मैंने उसे शीशे के पार देखा। सीमा ने मुझे बाद में बताया कि वह रोया था और मेरी आंखों में नहीं देख पाया था। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ दर्द, भले ही उन्हें माफ किया जा सके, जवाब की जरूरत नहीं होती, केवल समझ और उन्हें पीछे छोड़ देना होता है। उस दिन मैं समझ गया कि मैं जैसा आदमी था वह उस बेटे पर निर्भर नहीं करता जिसे मैंने पाला था। नगर पालिका में कार्यक्रम के बाद कुछ दिन बीत गए। मैं बिना किसी समारोह के अपनी दिनचर्या में लौट आया। मैंने मुझे मिली पट्टिका को कार्यशाला में एक शेल्फ पर उन पुराने औजारों के बगल में रख दिया जिनका मैं अब उपयोग नहीं करता, लेकिन जिन्हें मैं जो था उसके सम्मान में रखता हूं। मैं उसे कभी कभी देखता था, अहंकार के लिए नहीं बल्कि कृतज्ञता के लिए, पहचान के लिए नहीं बल्कि मार्ग के लिए, निरंतरता के लिए। उन समयों के लिए जब किसी के ध्यान दिए बिना मैं जल्दी उठता था, मेरे हाथ दर्द करते थे, और फिर भी मैं हमेशा की तरह उसी दृढ़ता से काम करता था। रिया उस शनिवार को हमेशा की तरह वापस आई। वह कतरनों और चित्रों से भरा एक डिब्बा लाई थी। उसने कहा कि वह हमारे पसंदीदा निर्माणों के साथ एक एल्बम बनाना चाहती है। एक बेंच, एक शेल्फ, एक बक्से की प्रत्येक तस्वीर उसके मोटे मार्कर से लिखे गए एक वाक्य के साथ थी। यह हमने एक साथ बनाया। मेरे दादाजी ने मुझे यह सिखाया। इस लकड़ी में जान थी। मैं उसे काटते, चिपकाते, लिखते देखता था और उन सभी चीज़ों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता था जो उस बच्ची ने अपने घर में तनाव, सीमा और अमित के बीच की बहस, मेरी अचानक अनुपस्थिति, उसके जीवन से मुझे उखाड़ने की कोशिश को पूरी तरह से समझे बिना देखी थी। और फिर भी वह वहीं थी, अपने स्नेह में अक्षुण्ण, अपनी वफादारी में दृढ़, एक अपनी कहानी बना रही थी जहां मेरा एक स्थान था। एक पल में उसने बिना सिर उठाए कहा, पिताजी चुपचाप रोते हैं, पता है। माँ को लगता है कि मैं नहीं सुनती, लेकिन मैं सुनती हूँ। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हें यह इसलिए नहीं बता रही हूं कि तुम उसे माफ कर दो। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रही हूं क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें दर्द हुआ, और मैं चाहती हूं कि तुम जानो कि उसे भी अब दर्द होता है। मैंने उसे देखा। उसकी आंखें गंभीर थीं, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जो अपनी उम्र से थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया हो। मैंने उसके बालों को सहलाया। कभी कभी मेरी बच्ची, दर्द किसी चीज का इलाज नहीं करता, बस हमें सिखाता है कि हमें फिर से क्या नहीं करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वह बदल जाएगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पहले ही बदल गया हूं और यह पर्याप्त है। हमने एल्बम पूरा किया। उसने उसे एक लाल रिबन से बंद किया। उसे अपने बैकपैक में ऐसे रखा जैसे वह कुछ पवित्र ले जा रही हो। जाने से पहले उसने मुझे कसकर गले लगाया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी दादाजी। मैं भी नहीं रिया, तुम मेरी नई जड़ हो। सीमा कुछ दिनों बाद अकेली वापस आई। वह मेरे लिए घर की बनी रोटी और शहद का एक जार लाई थी। हम बरामदे में बैठे। वह कॉफी पीते हुए बगीचे को देख रही थी। मैं उसके बारे में बात करने नहीं आई। उसने अनुमान लगाते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे बारे में बात करने आई हूं। तुम ये सब झेलने के बाद भी कड़वे क्यों नहीं हुए? मुझे नहीं पता कि क्या मैं कर पाती। और कड़वाहट सीमा किस काम आती है, ताकि तुम मुझे आत्मा से भी अकेला छोड़ दो? नहीं, लेकिन एक चीज है जो काम आती है, सीमा।
तुमने वह सीमा तय की और इसलिए रिया के पास अभी भी एक पूरा दादाजी है। मैं नहीं चाहती कि वह नफरत के साथ बड़ी हो। उसके पास पहले ही काफी घाव हैं। मुझे पता है, इसलिए तुम सब कुछ ठीक कर रही हो। मुझे हमेशा नहीं पता था कि क्या करना है सीमा। मुझे बस पता था कि मैं क्या बर्दाश्त नहीं करने वाला था। हम थोड़ी देर चुप रहे। हवा नींबू के पेड़ के पत्तों को हिला रही थी। किसी दूर के घर में एक बिजली की आरी की आवाज पृष्ठभूमि को तोड़ रही थी, लेकिन बिना परेशान किए। सीमा उठ गई। उसने मेरे माथे पर चूमा और चली गई। उसने अलविदा नहीं कहा। उसने कहा शनिवार तक। और मुझे पता था कि और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। कुछ पड़ोसी मेरे घर से अधिक बार गुजरने लगे, दया से नहीं बल्कि जिज्ञासा से। वे मेरे काम देखना चाहते थे, काम मांगते थे। एक ने मुझे अपनी दुकान के लिए एक बोर्ड बनाने के लिए कहा, दूसरे ने एक पढ़ने की कुर्सी। वे निश्चित रूप से भुगतान की पेशकश करते थे, लेकिन मैंने कई से शुल्क नहीं लिया। इसीलिए नहीं कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसलिए कि मुझे लगा कि मैं कुछ वापस कर रहा हूं। जैसे देने से मुझे भी मिलता था, जैसे करने से मैं भी अंदर से ठीक होता था। एक दिन स्कूल के एक शिक्षक एक प्रस्ताव के साथ आए कि मैं सप्ताह में एक बार पड़ोस के बच्चों के एक समूह को बढ़ईगिरी सिखाऊं। यह औपचारिक नहीं था, यह एक तकनीकी स्कूल नहीं था, यह बल्कि एक स्वतंत्र स्थान था जहां बच्चे अपने हाथ गंदे कर सकते थे, कुछ वास्तविक बना सकते थे, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से दूर हो सकते थे। मैंने स्वीकार किया, इसलिए नहीं कि मैं खुद को प्रोफेसर मानता था, बल्कि इसलिए कि मुझे लगा कि मेरे पास अभी भी कुछ बोने के लिए है। पहले दिन 5 आए, दूसरे 8। तीसरे सप्ताह तक मेरे पास पहले ही 12 बच्चे और 2 किशोर थे। मैंने उन्हें लकड़ी का सम्मान करना सिखाया, कार्यशाला में चिल्लाना नहीं, चुपचाप काम करना, प्रतिस्पर्धा न करना, काटने से पहले 2 बार मापना, सामग्री बर्बाद न करना, और सबसे बढ़कर यह समझना कि जो चीजें हम हाथों से बनाते हैं वे दिल से भी बनती हैं। रिया हमेशा आती थी। वह सबसे अच्छी रेताई करती थी, छोटे बच्चों को सबसे अच्छी तरह समझाती थी और अंत में सब कुछ सबसे पहले व्यवस्थित करती थी। वह मेरी सहायक बन गई और बिना कहे मेरा सबसे बड़ा गर्व भी। एक शाम जब एक कक्षा समाप्त हो रही थी, उसने फाटक के पीछे एक आकृति देखी। वह अंदर नहीं आई, उसने अभिवादन नहीं किया, बस दूर से देखती रही। वह अमित था। वह पतला, उदास, झुर्रीदार कपड़ों और झुके हुए कंधों के साथ दिख रहा था। मैंने उसे कुछ सेकंड देखा, फिर मैंने अपनी नजर घुमाई और एक लड़के को उसकी पेटी में मदद करना जारी रखा। मैं हिला नहीं, मैंने उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित नहीं किया, मैंने कोई द्वेष महसूस नहीं किया, लेकिन मैंने कोई कर्तव्य भी महसूस नहीं किया। बाद में मुझे सीमा से पता चला कि वह लगभग 1 घंटे तक वहीं खड़ा रहा। उसने देखा कि मैं कैसे समझा रहा था, रिया कैसे हंस रही थी, बच्चे कैसे सम्मान के साथ मेरी बात सुन रहे थे, और जाते समय वह कई महीनों में पहली बार अपने घर की चौखट पर अकेला बैठ गया। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी चुप्पी उदासीनता नहीं, न्याय होती है। उस रात मैं फिर से लिखने बैठा, लेकिन इस बार अपनी कॉपी में नहीं। मैंने एक पत्र लिखा, आखिरी। अमित के लिए नहीं, रिया के लिए नहीं, मेरे लिए, उस बूढ़े आदमी के लिए जो मैं था, उस आदमी के लिए जिसने एक समय सोचा था कि वह सब कुछ खो देगा, और जिसने समय के साथ पाया कि उसके पास अभी भी वह सब कुछ था जो मायने रखता था। मैंने उस पर अपना पूरा नाम हरिप्रसाद शर्मा लिखा और उसके नीचे एक ही वाक्य लिखा, जो इंसान मैं हूं उसे आगे बढ़ने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। जिस दिन मैं 78 साल का हुआ, मैंने कोई पार्टी नहीं की, किसी को नहीं बताया, न मालाएं टांगी और न केक बनाया। मैं जल्दी उठा, कॉफी बनाई, सामने झाड़ू लगाई और हमेशा की तरह गैलरी में बैठ गया। मैं फोन कॉल या मुलाकात की उम्मीद नहीं कर रहा था, दुख के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि जीवन के इस पड़ाव पर कोई भी कुछ भी उम्मीद न करना, और जब कुछ मिलता है तो उसे कृतज्ञता से स्वीकार करना सीख जाता है। लेकिन रिया एक ड्राइंग हाथ में लिए और एक पैनकेक केक लेकर आई जो उसने सीमा के साथ बनाया था। जन्मदिन मुबारक हो दादाजी, उसने मुझसे कहा, उस आवाज से जो मेरी आत्मा को जानती थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे जश्न मनाना पसंद नहीं है? मैंने उससे पूछा। क्योंकि आप गुब्बारों से नहीं मनाते, आप चुप्पी से और चाय से मनाते हैं। और वह मेरे साथ बैठ गई। हमने साथ खाया, साथ पढ़ा, और कई महीनों में पहली बार हमने न अमित के बारे में बात की, न अतीत के बारे में, न दर्द के बारे में, बस लकड़ी के बारे में, हवा के बारे में, एक फूल के बारे में जो आंगन की दरार में अकेला उग आया था। बाद में कुछ पड़ोसी आए, एक पौधा लाया, दूसरा मरम्मत के लिए एक पुराना रेडियो। यह कोई बड़े जश्न वाला जन्मदिन नहीं था, यह एक सामान्य दिन था, सच्चे इशारों से भरा, जो मेरे लिए पर्याप्त से भी ज्यादा था। शाम होते ही सीमा रिया को लेने आई। उसने मुझे एक लंबा गले लगाया। उसने कोई बड़े शब्द नहीं कहे,
बस मुझे ऐसे देखा जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जाता है जिसका सम्मान किया जाता है, और चली गई। मैं अकेला रह गया, लेकिन खाली नहीं था। 1 हफ्ते बाद मुझे एक पत्र मिला। उसमें कोई प्रेषक नहीं था। मैंने लिखावट पहचान ली। यह अमित का था। मुझे इसे खोलने में मुश्किल हुई। मेरे हाथ कांप रहे थे, घबराहट से नहीं बल्कि यादों से। मैंने उसे कार्यशाला के बेंच पर बैठकर पढ़ा। उसमें लिखा था, पिताजी, मुझे नहीं पता कि यह पत्र देर से पहुंचा है या नहीं। मुझे नहीं पता कि क्या मैं यह पढ़ने लायक भी हूं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो मैं कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं कह पाया। आप हर बात में सही थे, चुप्पी में, सीमाओं में, बिना किसी से अनुमति मांगे जीवन जीने के तरीके में। मुझे लगा कि संख्याओं का ज्ञान मुझे जीवन को समझने में मदद करेगा, और मैं आपको ठीक करना नहीं चाहता था। मैं आपको नियंत्रित करना चाहता था। मैं आपको अपने तरीके से ढालना चाहता था। और आपने मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात सिखाई कि एक आदमी तब नहीं टूटता जब उसे धक्का दिया जाता है, वह तब टूटता है जब वह खुद को धोखा देता है। मैंने खुद को धोखा दिया, और अब मैं समझता हूं कि आपने मेरे लिए दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया। मैं आपसे उसे खोलने के लिए नहीं कहता। मैं सिर्फ आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने उदाहरण से मुझे वह सिखाया जो मैं अपने दर्पण में नहीं देख पाया। आपका प्यार, अमित। मैं रोया नहीं, लेकिन मैंने कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद कर लीं। माफ़ी के लिए नहीं, सुलह के लिए नहीं, बल्कि शांति के लिए, क्योंकि उस पत्र ने कुछ भी नहीं बदला, लेकिन उसने सब कुछ कह दिया। मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। उसने पहले ही वह कह दिया था जो उसे कहना था, और मैंने बहुत पहले ही और बोझ न उठाने का फैसला कर लिया था। रिया के साथ शनिवार जारी रहे। हर बार वह ज्यादा विचार, ज्यादा इच्छा शक्ति, ज्यादा लकड़ी लाती थी। उसने मुझसे मोहल्ले के चौराहे पर रखने के लिए एक बड़ा बेंच बनाने को कहा, जिस पर उसके और मेरे नाम पीठ पर खुदे हों। उसने कहा कि इस तरह भले ही मैं किसी दिन न रहूं, वह वहां बैठ सकेगी और मुझे अपने पास महसूस कर सकेगी। हमने इसे 2 हफ्तों में बनाया। कीकर की लकड़ी, मजबूत पेंच, प्राकृतिक वार्निश। हम इसे साथ ले गए, इसे स्थापित किया, और जब हमने काम पूरा किया तो उसने मुझसे कहा, यह बेंच सबके लिए है, लेकिन सबसे बढ़कर उनके लिए जो अकेला महसूस करते हैं। उनके लिए क्यों? क्योंकि आपने मुझे सिखाया कि एक खाली बेंच हमेशा अकेलापन नहीं होती। कभी कभी यह बैठने, सोचने और फिर से शुरुआत करने का अवसर होता है। मैं निशब्द रह गया, क्योंकि कभी कभी पोते पोतियां ही हमें वह जीवन समझाते हैं जो हमें लगता था कि हम पहले ही समझ चुके हैं। इस कहानी को लाइक करें, जिसे सुनने की ज़रूरत है उससे साझा करें, और इसे अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर बटन पर क्लिक करें। समझ गया। एक सामान्य रविवार, मैं अकेला, बिना किसी दिशा के टहलने निकल पड़ा। मैं अमित के घर के सामने रुका। कार वहीं थी, लेकिन मैं फाटक से अंदर नहीं गया। मैंने दस्तक नहीं दी, बस देखा, जिज्ञासावश, एक चक्कर पूरा करने के लिए। मैंने पर्दे को हिलते हुए देखा। मुझे नहीं पता कि उसने मुझे देखा या नहीं। मैंने इंतजार नहीं किया। मैं चलता रहा। वह आखिरी दिन था जब मैं उस गली से गुजरा, क्योंकि मैं कुछ समझ गया था। क्षमा का मार्ग हमेशा वापस लौटना नहीं होता। कभी कभी यह केवल बिना नफरत, बिना कर्ज, बिना बोझ के आगे बढ़ना होता है। और मैं आखिरकार हल्का महसूस कर रहा था। आज मैं 80 साल का हूं। कार्यशाला अभी भी है। औजार अभी भी मेरा कहना मानते हैं। रिया अब अकेले फर्नीचर बनाती है, कुछ बेचती है, कुछ दान करती है। वह मुझसे कहती है कि वह अन्य बच्चों को सिखाने के लिए एक जगह खोलना चाहती है, जैसे मैंने उसे सिखाया था। मैं उससे कहता हूं कि वह ऐसा करे, लेकिन कभी भी आवश्यक बातों को न भूले। यह केवल वह नहीं है जो आप अपने हाथों से करते हैं, बल्कि आप किस दिल से करते हैं। वह सिर हिलाती है और मैं उसे गर्व से देखता हूं, क्योंकि वह बीज है जो हवा से टूटा नहीं, और मैं वह तना हूं जिसकी डालियां तोड़ दी गई हों, फिर भी खड़ा है। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है बेटा। चीखों के साथ नहीं, दंड के साथ नहीं, जबरन सुलह के साथ नहीं। यह वैसे ही समाप्त होता है जैसे होना चाहिए, शांत न्याय के साथ, गरिमा के साथ, सच्चाई के साथ। और अगर तुम यह सुन रहे हो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। ध्यान से सुनो जो मैंने जिया। सोचो कि तुम मेरी जगह क्या करते, और अगर इस कहानी ने तुम्हें थोड़ा भी छुआ तो इसे उसके साथ साझा करो जिसे इसे सुनने की जरूरत है। इसे लाइक करें यदि आपको लगता है कि यह इसके लायक है, और इसे अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर बटन पर क्लिक करें। और मुझे बताओ कि तुम दुनिया के किस कोने से मुझे सुन रहे हो, क्योंकि हालांकि मुझे एक परिवार से निकालना चाहा गया है, मैं जानता हूं कि अभी भी बहुत से लोग हैं जिनके साथ मैं मेज, बेंच और कहानी साझा कर सकता हूं। हरिप्रसाद शर्मा।